सचिन, त्रेजवीर, दिव्या, सूरज, अंशु, शिखा, सीतू, साक्षी। उसके बाद में यहाँ पर हमारे साथ है आपके रंजना, गौरव, प्रिया, सत्यम, मयंक, प्रिंस, सपना, राधा, हरि कृष्ण, लता, उसके बाद नारद, शनि, तनु। आप सभी को, और जिनका नाम मैं नहीं ले पाई उन सभी को भी मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत प्यारे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और एक बार मुझे अपना रेफरेंस जरूर दे देंगे कि भाई, या फिर कह सकते हैं कि अपना कमेंट जरूर कर देंगे कि क्या आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, मैं आपको अच्छे से दिख रही हूँ, सब कुछ ओके हो। तो आपको पता है कि केवल एक थम्स अप आपको करना है। आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे गुप्त साम्राज्य, है ना? उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे और मुझे आज आपको कुमार गुप्त से पढ़ाना है। गुप्त साम्राज्य मैं आपको पढ़ा रही थी गुप्ताज एम्पायर। गुप्ताज एम्पायर में आपको पढ़ा रही थी, यानी कि गुप्त साम्राज्य। और जब मैं गुप्त साम्राज्य की आपसे बात करती हूं तो आप देखेंगे यहां पर गुप्त साम्राज्य को लेकर अगर हम बात करते हैं तो आपका कुमार गुप्त प्रथम के बारे में हम बात करने वाले हैं। कुमार गुप्त प्रथम, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और जो चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुव देवी के बेटे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी का रिस्पांस जो है आ चुका है, उसके लिए आपका धन्यवाद। देखो, अगर मैं यहाँ पे शासनकाल की बात करती हूं तो इसका शासनकाल माना जाता है, कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा 414 से 455 एडी, ठीक है, या फिर 415 से 455 एडी। ये दोनों डेट्स आपकी आएंगी, आप सर्च करोगे तो ये दोनों आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी 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 गुड आफ्टरनून। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुने। अगर मैं आपसे बात करती हूं तो भाई सबसे पहले इनका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन होता है कि इनकी माता कौन थी, यानी कि मदर। इनके फादर कौन थे, यानी कि पिता। इनकी पत्नी कौन थी। तो अब आप देखेंगे यहां पर अगर मैं बात करती हूं माता, ध्रुव देवी, ठीक है। पिता कौन थे, चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त सेकंड की एक बेटी थी जिनका नाम प्रभावती गुप्त था, जो कि राजकुमारी कुबेर नागा से प्राप्त हुई थी, और ये ध्रुव देवी से भी इन्होंने शादी कर ली थी, तो ये बेटे इनको पैदा हुए थे। अब देखिएगा, इनकी पत्नी का नाम था अनंत देवी। अनंत देवी, ठीक है। और अनंत देवी किस वंश के शासक की बेटी थी, तो आप लिखेंगे कदम वंश के शासक, कदम वंश के शासक काकुत्स वर्मा की बेटी, काकुत्स वर्मा की बेटी। ये अनंत देवी कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूं तो आप देखेंगे यहां पर नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे इंग्लिश में लिखेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, संस्थापक यानी कि फाउंडर कुमार गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त प्रथम। और नालंदा यूनिवर्सिटी कहां पर है, ये बिहार में है, बिहार। इसको कहा जाता है महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड, महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड, इसी को कहा जाता है। मुझे बताइए, महायान शाखा के लोगों ने बुद्ध के बारे में क्या कहा? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। अब ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसको हम कह सकते हैं ध्वस्त या नष्ट किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी,
बख्तियार खिलजी। ये कौन था? तो अभी मैं आपको मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी मोहम्मद गौरी। तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम। ठीक है, गुलाम ऑफ मोहम्मद गौरी, ये इसका गुलाम था। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पर ऑक्सफोर्ड में ईश्वर कहा था। वेरी गुड। ऑक्सफोर्ड आपका एक विश्वविद्यालय है, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से किसकी तुलना की गई है? नालंदा विश्वविद्यालय की। ऑक्सफोर्ड भी एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ भगवान बुद्ध को मतलब भगवान तो नहीं कहेंगे, बुद्ध को इन्होंने भगवान बता दिया था। ठीक है, तो आप कहोगे कि बुद्ध को क्या बता दिया था इन्होंने? भगवान बता दिया था। तो महायान शाखा के जो है उसकी शिक्षा दी जाती थी यहाँ पर, यानी कि ये क्या था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। क्या कह सकते हैं हम इसको? हम कह सकते हैं बौद्ध शिक्षा का केंद्र। और बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो बौद्ध की कौन सी शाखा का शिक्षा देता था? तो महायान शाखा का। सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था ये। ठीक है, अब आपने पूछा कि ऑक्सफोर्ड क्या है, तो ऑक्सफोर्ड एक विश्वविद्यालय है, लंदन की एक यूनिवर्सिटी है। तो उस लंदन की यूनिवर्सिटी से किसका कंपैरिजन किया गया है? आपका नालंदा विश्वविद्यालय का। अब आगे चलिए, हम आगे बात करते हैं। अगर मैं कुमारगुप्त के बारे में आपसे और भी बात करती हूं, तो कुमारगुप्त जो थे, इनका संबंध मंदसौर अभिलेख से है। ठीक है, लिखिएगा मंदसौर अभिलेख, जो जिसका संबंध किससे है? तो आप कहोगे कि मैम कुमारगुप्त का संबंध मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख से है। लिखिएगा मंदसौर अभिलेख, मंदसौर इंस्क्रिप्शन, उसको मंदसौरी कहेंगे और अभिलेख को इंस्क्रिप्शन। तो आप देखेंगे कि मंदसौर अभिलेख की जब हम बात करते हैं तो किससे संबंध है? तो कुमारगुप्त प्रथम से। क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें क्या मिलता है? कुमारगुप्त प्रथम के शासन की जानकारी। ठीक है, हमें कुमारगुप्त प्रथम के शासन की जानकारी मिलती है कि वो किस तरीके से शासन किया करता था, उसका रूलर जो है हम कहें वो किस तरीके का रूलर था। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूं, अर्जुन कुमार जी जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, केवल कॉमेंट नहीं करना होता है। आपकी क्लास में सबसे ज्यादा कॉमेंट्स आते हैं। मतलब अर्जुन कुमार जी का क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बेटा ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है बताइए? क्या लिखा हुआ है ये बताइए मुझे। हाँ, चंद्रगुप्त सेकेंडरी होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो, एक बच्चा पूछ रहा है कि बुद्ध को भगवान क्यों नहीं कह सकते? अभी बताऊंगी बुद्ध को भगवान क्यों नहीं कह सकते। उसके बाद एक है बिलसड़ अभिलेख, जो एटा यूपी में मिलता है। बिलसड़ अभिलेख, ये कम पूछा जाता है। ये आपको देखने के लिए मिलेगा एटा यूपी में, और इससे कुमारगुप्त प्रथम की वंशावली की जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त प्रथम के वंशावली की जानकारी। बुद्ध को भगवान क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बुद्ध ने खुद भगवान को नहीं माना। बुद्ध ने खुद नहीं माना भगवान को।
ठीक है, तो बुद्ध ने जब भगवान को खुद नहीं माना, तो जब वो भगवान के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं, भगवान जैसी कोई चीज उन्होंने मानी ही नहीं, कोई कर्मकांड उन्होंने नहीं माना, तो फिर हम उनको कैसे भगवान कह सकते हैं? जो इंसान भगवान के अस्तित्व को ही नकार देता है, हम कैसे उसको फिर भगवान कह सकते हैं? तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे कि ये जो कुमार गुप्त है, इनके बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो कुमार गुप्त के समय के 2 अभिलेख हैं यहां पर, जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो कुमार गुप्त हैं, इनके बारे में आपने इतनी बातें यहाँ पर जानी। अब कुमार गुप्त प्रथम के अगर मैं आगे बात करती हूं आपसे, बेटा यहां से कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो बताइए मैम, तो हम तो उनको मान सकते हैं। आशीष गौतम जी, 2 विचारधाराएं काम कर रही हैं, मैंने आपको बताया महायान और हीनयान। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो वाली बात हो रही है कि हम मान सकते हैं, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। हम पत्थर को भी भगवान मान लेते हैं अगर हमें मानना होता है, तो जिसका भगवान में विश्वास है वो मानता है, जिसका नहीं है वो नहीं मानता है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूं कि आप भगवान को मत मानो या आप बुद्ध को भगवान मत मानो, ठीक है, मैं आपको ये थोड़ी कह रही हूं, लेकिन मैं आपको ये भी कह रही हूं कि आप यहां पे मेरी बात को समझने का प्रयास करें कि मैं ये कह रही हूं कि ये 2 विचारधाराएं हैं, जिसमें महायान शाखा के लोगों ने तो भगवान बुद्ध को भगवान माना है, लेकिन हीनयान शाखा के लोग उन्हें महापुरुष कहते हैं कि ये कोई भगवान नहीं थे, ये महान पुरुष थे। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और बताइए, और कोई क्रॉस क्वेश्चन? चलिए, एक यहां पे क्वेश्चन आ रहा है कि इसकी उपाधि, टाइटल क्या क्या थे? कुमारगुप्त प्रथम के टाइटल लिखवा रही हूं, लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा, एक तो इन्हें कहा गया महेंद्र द्वितीय, महेंद्र द्वितीय, ठीक है, सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध उपाधि इनकी यही है, सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध उपाधि। लिखिएगा इंग्लिश में, मेन एंड, ऐसे लिखना, मोस्ट पॉपुलर एंड मेन टाइटल, एंड मेन टाइटल, तो सबसे फेमस यही है महेंद्र द्वितीय। उसके बाद लिखिएगा शक्रादित्य, ये भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा श्री महेंद्र, श्री महेंद्र सिंह, और एक महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य, ये इनके टाइटल हैं, महेंद्रादित्य। अश्वमेघ महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र, अश्वमेघ यज्ञ कराने की बाद ली थी। अश्वमेघ महेंद्र, ये इनके टाइटल्स हैं। ठीक है बेटा, ये इनके टाइटल्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुमारगुप्त प्रथम के आपने टाइटल्स मुझसे पूछे थे, मैंने आपको कुमारगुप्त प्रथम के टाइटल्स यहां पर बता दिए हैं। आगे चल सकती हूं बच्चे, आगे चल सकती हूं, आगे चल सकती हूं, एक बार बता दे फटाफट से। अब आता है स्कंदगुप्त। भाई अलग ही अलग जो है बच्चों के ड्रामे चलते रहते हैं, जो पढ़ा रही हूं वो नहीं पढ़ना, आगे आगे भागना होता है, तुम्हारे कमेंट्स ही लेने बंद करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। स्कंदगुप्त 455 से 467 एडी, 455 से लेकर 467 एडी तक इसका शासनकाल रहता है। लिखना ध्यान से, गुप्त वंश का अंतिम महान शासक, अंतिम नहीं कह रही हूं,
गुप्त वंश का अंतिम महान शासक। लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ताज। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक यही था। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करती हूं स्कंदगुप्त की, तो स्कंदगुप्त की उपाधि क्रमादित्य और शक्रोपम। क्रमादित्य और शक्रोपम इसके टाइटल्स थे। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हूण विजेता। अब आप कहोगे कि हूण कौन थे? तो हूण विदेशी आक्रमणकारी थे। विदेशी आक्रमणकारी जो बार बार भारत पर आक्रमण कर रहे थे। तो इसने क्या किया? हूण विजेता इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं हूण विजेता? तो आप कहोगे हूणों को पराजित किया। हूणों को पराजित किया। और हूणों को पराजित किया, इसकी जानकारी भीतरी अभिलेख से मिलती है। भीतरी इंस्क्रिप्शन। जो भी आपका यहां से क्रॉस क्वेश्चन हो, 2 मिनट रुकेंगे, मैं पहले लिख लूं फिर आप पूछना। भीतरी अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था। हूण कौन थे? तो विदेशी आक्रमणकारी जो बार बार भारत पर आक्रमण कर रहे थे। जो बार बार क्या कर रहे थे? जो बार बार मैम भारत पर आक्रमण कर रहे थे। इस चीज की जानकारी हमें भीतरी अभिलेख से मिलती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके बारे में, स्कंदगुप्त के बारे में, तो आप यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि मैंने आपको बताया था जब मैंने रुद्र दामन पढ़ाया था सुदर्शन झील, तो मैंने आपको बताया था कि जो सुदर्शन लेक है, जो सुदर्शन झील है, जो सौराष्ट्र गुजरात में है, इसका क्या करवाया था? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने करवाया था इसका पुनः जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्र दामन ने। पुनः जीर्णोद्धार यानी कि री रिनोवेट किसने करवाया था? तो आप कहोगे कि वो कराने वाले हैं यहां पर स्कंदगुप्त। री रिनोवेट, जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने, और पुनः जीर्णोद्धार किसने करवाया था? री रिनोवेट किसने करवाया था? तो आप कहोगे कि मैम स्कंदगुप्त ने। और सुदर्शन झील का जो पुनः जीर्णोद्धार करवाया था वो किसकी देखरेख में करवाया था? तो यहाँ पे एक व्यक्ति है चक्रपालित। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। लिखिएगा, पुनः जीर्णोद्धार करवाया था सौराष्ट्र के गवर्नर, सौराष्ट्र के गवर्नर। सौराष्ट्र कहां पड़ता है? गुजरात में। सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र, पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित की देखरेख में, चक्रपालित की देखरेख में किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। तो स्कंदगुप्त के समय हुआ था, और इसके कि भाई री रिनोवेट कराई जा रही थी, तो उसको देखा किसने था? चक्रपालित की देखरेख में इसने री रिनोवेट करवाया था। और आपको पता ही है कि इसने सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार करवाया था। ये जानकारी कहां से मिलती है? तो मैम जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से, जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्र दामन ने जारी करवाया था, इसके बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका स्कंदगुप्त के बारे में था। अब आप यहां तक आपने अगर जान लिया है, तो आप लिखिएगा कि इस वंश का अंतिम शासक, लास्ट रूलर कौन था? लास्ट रूलर, तो आप कहोगे अंतिम शासक था विष्णुगुप्त।
विष्णुगुप्त इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो आप कहोगे कि गुप्त वंश में आपका अंतिम शासक कौन था, तो आप कहोगे कि मैम गुप्त वंश में अंतिम शासक था हमारा विष्णुगुप्त, जिसको हम कुमार थर्ड के नाम से भी जानते हैं। कुमार गुप्त थर्ड, ये भी इसको कहा जाता है, ये भी इसको कहा जाता है। तो विष्णुगुप्त इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, कुमारगुप्त थर्ड। एक मिनट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। पारुल मैम जी, गुप्त साम्राज्य में कौन सी महिला शासिका थी? पैट में आया था प्रश्न, ये देखिए पैट के प्रश्न भी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एक बात बता दूं तो डायरेक्टली गुप्त वंश में किसी महिला ने शासन नहीं किया था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको एक नाम बताया था, प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त किसकी बेटी थी? तो आप कहोगे कि मैम चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी। तो प्रभावती गुप्त ने अपने पति की मृत्यु के बाद वाकटक वंश में वो शासिका रही थी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो प्रभावती गुप्त को माना जाता है। ठीक है, यूजर जरा ध्यान से पढ़ो, केवल कमेंट नहीं करना होता है। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक, अंतिम शासक नहीं लिखा है यहां, और मैं ये चीज लिखते समय आपको बता भी रही थी कि अंतिम महान शासक, अंतिम महान शासक। देखो, यहां पे पूछा जा रहा है कि स्कंदगुप्त किसके बेटे थे? तो बेटा जी इनके पिता कुमारगुप्त प्रथम थे, पिता कुमारगुप्त प्रथम। और पूछिए, एक बच्चे ने पूछा है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट क्यों किया गया था? क्या बात थी यहां पर? अब देखो, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट इसलिए किया गया था कि जो बख्तियार खिलजी था वो इस्लाम धर्म से संबंधित व्यक्ति था। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी को एक लाइलाज बीमारी हो गई थी, मतलब उसकी बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा था, कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, सारे के सारे वैद्य लगे हुए थे लेकिन उसका प्रचार मतलब उसका उपचार नहीं कर पा रहे थे, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे, उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे थे। फिर उसकी बीमारी का इलाज नालंदा विश्वविद्यालय की एक पुस्तक में मिला। ठीक है, कहां पर मिला? नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तक में मिला। और नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तक में जब इसका इलाज मिल गया, और ये बात जब बख्तियार खिलजी को पता चली, और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब इलाज मिला ना, तो ये एक ऐसा सन की व्यक्ति था कि ये दवाई नहीं खाता था, लेकिन आपको पता है कि इस्लाम धर्म को मानने वाला हर एक व्यक्ति क्या करता है? हर एक व्यक्ति कुरान को पढ़ता है, तो कुरान के पेजों पर दवाई लगा दी गई थी। तो जब ये पेज पलटता था तो कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, ऐसे करके फिर पेज पलटते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर पेज पलटते हैं, फिर ऐसे करते हैं। तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे कि बख्तियार खिलजी ने इस तरीके से जब दवाई उसके अंदर गई और वो ठीक हो गया, तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरी बीमारी का तो इलाज ही नहीं मिल रहा था, फिर कहां से इलाज मिल गया और मैं कैसे ठीक हो गया? तो उसको बताया गया कि आपकी बीमारी का इलाज नालंदा विश्वविद्यालय की एक पुस्तक में मिला। तो ये इतना सनकी व्यक्ति था, इसने ये कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो चीज इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तकों में नहीं मिली वो किसी और पवित्र पुस्तकों में कैसे मिल सकती है, या कभी किसी और पुस्तकों में कैसे मिल सकती है? तो इसने पूरे के पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा दिया। ये इतना सनकी आदमी था भाई, इसको तो खुश होना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया? उसको जलवा दिया। तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों कि यहां पर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इससे रिलेट करता है। इसके बारे में जितनी जानकारी आपको चाहिए देनी थी वो मैंने दे दी है। ठीक है, गुप्त शासकों के बारे में हमें जानना था उतना हमने जान लिया है। अब यहां पे बात करते हैं कि गुप्त वंश के जो शासक थे इनके सिक्कों के बारे में, कि किस सिक्के को ये क्या कहते थे। जैसे इनके हम बात करेंगे सिक्के, यानी कि कॉइन्स,
और जब मैं कॉइन्स की बात करूंगी, सिक्कों की बात करूंगी, सिक्के, तो एक तो इनका होता था दिनार। दिनार होता था बेटा जी इनका गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन यानी स्वर्ण सिक्का। तो आपसे यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक, बताइए फटाफट से। मैंने आपको बताया हुआ है, सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक, मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने अपने विवाह के अवसर पर राजा रानी का सिक्का जारी किया था। तो ये क्वेश्चन यहां से गुप्तास एम्पायर से आता है। वेरी गुड मैम, चंद्रगुप्त प्रथम जिन बच्चों ने यहां पे लिखा है। फिर दूसरे होते थे इनके चांदी के, चांदी के सिक्कों को ये लोग क्या कहते थे, रुपयक, रुपयक, चांदी का सिक्का। और चांदी का जो सिक्का होता था सर्वप्रथम जारी, गुप्त शासकों में कह रही हूं, सर्वप्रथम जारी आपका चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड ने सोने का सिक्का जारी करवाया था, वो सॉरी चांदी का सिक्का जारी करवाया था, और सोने का चंद्रगुप्त प्रथम ने, और चांदी का चंद्रगुप्त सेकंड ने गुप्त शासकों में जारी कराने वाला पहला शासक था। इसे रुपयक कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। और जो तांबे का सिक्का होता था, तांबे का, इसे कहा जाता था कौड़ी, 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 ठीक है, जिसका जिसका यूज करते थे लोग रोज की चीजें लेने देने में, रोज की चीजें लेने देने में, ये आपको ध्यान रखना है। अब लिखिएगा यहां पर प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं इनका। प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जैसे दंड पाशिक, इनके यहां पर एक अधिकारी होता था जिसको कहा जाता था दंड पाशिक, यानी जो दंड देता है, तो वो था आपका पुलिस प्रमुख, पुलिस चीफ कहेंगे इसको, दंड पाशिक को दंड पाशिक ही कहेंगे। चीफ ऑफ पुलिस कौन था, तो दंड पाशिक को कहा जाता था। महासंदिग्ध विग्रह, इसका क्या क्या काम होता था, तो एक तो ये विदेश नीति देखता था, विदेश नीति को देखता था, फॉरेन पॉलिसी, इसको देखना इसी का काम था। और इसके अलावा ये युद्ध की घोषणा करता था, युद्ध की घोषणा, डिक्लेयर्ड ऑफ वॉर, और क्या करता था, युद्ध शांति की घोषणा, डिक्लेयर्ड ऑफ वॉर पीस, युद्ध शांति की घोषणा यही करता था। उसके बाद में महादंडनायक, महादंडनायक, न्याय विभाग का प्रमुख, चीफ ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट,
चीफ ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट, चीफ ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट, ये इसको कहा जाता था महादंड नायक। अग्रहारिक, ये दान विभाग को देखता था। अग्रहारिक ये देखता था चैरिटी डिपार्टमेंट, दान विभाग का प्रमुख था ये। चैरिटी डिपार्टमेंट, दान विभाग के प्रमुख को कहते थे अग्रहारिक। ठीक है, अग्रहारिक। और एक लास्ट लिखिएगा कुमार अमात्य। कुमार अमात्य महत्वपूर्ण मंत्री, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, महत्वपूर्ण मंत्री, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। तो ये आपके यहां पर इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, ये आपको ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहां पर इनकी भूमि के प्रकार, कि भूमि कितनी तरह की होती थी और किस भूमि को ये क्या कहते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप देखेंगे यहां पर भाई सबका कमेंट लेना पॉसिबल नहीं है। ये बात बेटा मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूं, अगर आपके प्रश्न होते हैं तो वो टेलीग्राम ग्रुप में आप टैग करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है 4000 से ऊपर बच्चे लाइव हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इतने बच्चों का सभी का कमेंट लेना कैसे पॉसिबल है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि कैसे ले सकते हैं। मुझे इतना बता दीजिए कि कैसे 4000 प्लस बच्चों के कमेंट्स लेना पॉसिबल है। आप लोग एकदम अंदर घुस जाते हैं। आपको हिस्ट्री में पीएचडी नहीं करनी है भाई, आपको केवल और केवल बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी है जो आपके एग्जाम को पास आउट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको वही चीजें मैं बताऊंगी जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्लास आपके सिलेबस के हिसाब से चलेगी। ऐसा नहीं कि ये कोई फाउंडेशन बैच चल रहा है जिसमें मैं सारे के सारे जो एग्जाम है उनको यहां पर बताऊं। 1 घंटे में कैसे 4000 प्लस कमेंट्स को एक टीचर ले लेगा। जो कमेंट्स मुझे दिखते हैं वो मैं ले लेती हूं, उसमें भी फिर आप गुस्सा करते हो, मेरा नहीं लेते उसका ले लेते हो। बेटा मेरे लिए सब बराबर हैं, आप सब मेरे स्टूडेंट हो। ठीक है, और अगर आप फोकस नहीं करोगे तो चीजें फिर बार बार आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। ये जितने बच्चे कहते हैं ना दोबारा समझा दो, ये नहीं समझ आ रहा, वो नहीं समझ आ रहा, ये वही बच्चे हैं जो सिर्फ कमेंट करते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पर कि ये इनके प्रशासनिक अधिकारी थे, प्रशासनिक व्यवस्था थी। और अगर मैं आगे प्यारे बच्चों आपसे यहां पर बात करती हूं तो आप एक चीज को ध्यान रखेंगे कि इनके अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लैंड, भूमि के प्रकार, कि किस प्रकार की भूमि को क्या कहते थे, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं गुप्तास में। टाइप्स ऑफ लैंड, भूमि के प्रकार, किस प्रकार की भूमि को क्या कहा जाता था वो हमें यहां पर देखना है। जैसे एक होता था क्षेत्र, इंग्लिश में इसको क्षेत्र ही कहेंगे, और ये होती थी खेती करने योग्य भूमि। खेती करने योग्य भूमि, इसको क्या बोलोगे, एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि जिसको हम बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड, कृषि करने वाली भूमि, उसको यहां पे बोला जाता था क्षेत्र। या हम इसको बोल सकते हैं फर्टिलाइज लैंड, आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर एक होती थी वास्तु, वास्तु इंग्लिश में भी इसको वास्तु ही लिखेंगे। निवास की भूमि, लैंड ऑफ रेजिडेंस, लैंड ऑफ रेजिडेंस, निवास की भूमि, लैंड ऑफ रेजिडेंस। नेक्स्ट खिल, बंजर भूमि,
अनफर्टिलाइज लैंड, अनफर्टिलाइज लैंड ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की जा सकती, जो फर्टिलाइज्ड नहीं होती, जो खेती करने के योग्य नहीं होती या जो जोती नहीं जा सकती। अप्रहत, अप्रहत, जंगली भूमि, अप्रहत जंगली भूमि जो होती है, जंगली भूमि। वाइल्ड लैंड, वाइल्ड लैंड, वाइल्ड लैंड जंगली भूमि। तो ये यहां पे किस भूमि को क्या कहते थे, वो यहां पे आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब इनके यहां पर भू राजस्व कितना था, जैसे हमने भूमि के टाइप देखे, तो यहीं पे मैं आपको बता देती हूं भू राजस्व कितना था। लैंड रिवेन्यू, तो आप कहोगे कि भू राजस्व था जो आपका टोटल रिवेन्यू, जो आपका प्रोडक्शन होता था उपज का 1/6, ये लेते थे लैंड रिवेन्यू यानी कि टैक्स। तो लैंड रिवेन्यू टैक्स कितना था, उपज का 1/6, जो टोटल प्रोडक्शन होता था उसका 1/6 यहां पर शासक को देना पड़ता था, तो ये 1/6 होता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलिएगा, अगर हम बात करते हैं तो आपकी गुफाएं, ये पहले मैं बात कर लेती हूं आपका मंदिर। इन्होंने कौन कौन से मंदिर बनवाए थे, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स लिखवाऊंगी, सारे नहीं। मंदिर जो गुप्त शासकों ने बनवाए हैं, टेम्पल्स जो गुप्त शासकों के द्वारा बनवाए गए हैं। लिखिएगा पहला आपका यहां पर तिगवा विष्णु मंदिर, तिगवा विष्णु मंदिर, इंग्लिश में भी तिगवा विष्णु टेम्पल लिखेंगे। नेक्स्ट भूमरा शिव मंदिर, भूमरा शिव मंदिर, और एरण विष्णु मंदिर, एरण विष्णु मंदिर, ये तीनों आपके मध्य प्रदेश में हैं। ये तीनों के तीनों आपके कहां पर हैं, मध्य प्रदेश में। इसलिए मैंने तीनों को एक साथ लिखा है क्योंकि तीनों मध्य प्रदेश में हैं। एक लिखिएगा दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर ललितपुर यूपी में आपको देखने के लिए मिलेगा, ललितपुर जिले यूपी में। यूपी देवगढ़ गांव के पास। और एक मंदिर है कानपुर में जो ईंटों से बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं भीतरगांव लक्ष्मण मंदिर। ईंटों से निर्मित, मेड बाय ब्रिक्स, मेड बाय ब्रिक्स, ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर, जो ये आपके सारे गुप्तों से संबंधित मंदिर थे। ठीक है, अब आप लिखेंगे गुफाएं, यानी कि कौन कौन सी,
गुफाएं इनके समय पर बनाई गई थी। हेडिंग दीजिएगा गुफाएं। नेक्स्ट स्लाइड पे बता देती हूं, यहां तक आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे गुफाएं, केव्स। केव्स तो देखो, आपने गुफाओं के नाम सुने होंगे। अगर मैं आपसे आगे यहां पर बात करती हूं, सबसे पहले लिखना बाघ गुफाएं। ठीक है, जिनका संबंध गुप्त शासकों से है वही मैं लिखवाऊंगी। कहां पर है ये? ग्वालियर एमपी। 9 चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। काटकर बनाई गई। कौन सी केव्स? तो आप कहोगे कि मैम आपकी बाघ की गुफाएं। निर्माण किसने करवाया था? ये बुद्धों के समय की बनाई गई गुफाएं, जो बुद्धों के समय निर्मित हुई थी। निर्माण बौद्ध भिक्षु दातक। बौद्ध भिक्षु दातक, इसने निर्माण करवाया था, और ये बुद्ध के समय बनाई गई गुफा हैं, जो कहां पर पड़ती हैं? तो आप कहोगे ग्वालियर एमपी में हमें बाघ की गुफाएं देखने के लिए मिलती हैं। उसके बाद लिखेगा अजंता केव्स। अजंता गुफाएं। अजंता केव्स ये आपको देखने के लिए मिलेंगी महाराष्ट्र संभाजी नगर। महाराष्ट्र संभाजी नगर। इनकी संख्या कितनी है? 29, 29। ये इनकी संख्या है। ठीक है, महाराष्ट्र संभाजी नगर में ये देखने के लिए मिलती हैं, और इन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया 1983 में। यूनेस्को में शामिल 1983। यूनेस्को में शामिल 1983 में। इन गुफाओं को, जो आपकी अजंता केव्स हैं, उसके बाद में एक लिखेगा उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी गुफाएं, इनका संबंध भी सीधा कहते हैं कि उदयगिरी की गुफाएं भी आपकी मध्य प्रदेश में है। इनका सीधा संबंध गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड से है। ठीक है, तो आप लिखेंगे विदिशा। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। सीधा संबंध चंद्रगुप्त सेकंड से है। चंद्रगुप्त सेकंड, इसको किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने। चंद्रगुप्त सेकंड से संबंध है इनका। और ये भी देखना है यहां पर, इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है।
ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गोल्डन एरा ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का स्वर्ण युग किस समय को कहते हैं? गुप्त काल को कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय कला, साहित्य, विज्ञान और आर्थिक समृद्धि में प्रगति हुई थी। लिख सकते हो, कला, विज्ञान। ठीक है मैं ये बता रही हूं क्यों कहते हैं। कला, विज्ञान, साहित्य और आर्थिक समृद्धि, और आर्थिक समृद्धि हुई, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये आपका इतिहास का स्वर्ण युग है। इतिहास का स्वर्ण युग है। यहाँ पे एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है कि अजंता गुफाओं में बौद्ध गुफाओं की संख्या कितनी है? तो बेटा सारी की सारी बौद्ध गुफाएं ही हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अजंता केव्स में ये सारी की सारी आपकी बौद्ध गुफाएं हैं। 29 मानी जाती है इनकी संख्या। ठीक है, ठीक है, यहां तक की चीजें। तो ये आपका गुप्त काल हुआ। गुप्त काल के बाद में एक आपको मैं बता दूं कि गुप्त वंश के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्धन वंश, जिसे हम पुष्यभूति या वर्धन वंश के नाम से जानते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे कल। आज हम यहीं पे क्लास को विराम देते हैं। ठीक है, और कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। पीएचडी कर लो तुम हिस्ट्री में। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर कि ये आपका यहां पे ये आपका यहां पे गुप्ताज एम्पायर। तो आज मैं क्लास को यहीं विराम देती हूं। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी आपका वर्धन वंश, जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है हमारा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।